Good afternoon, everyone. I, Dr. Malik Rashid Faisal, Deputy Director at Regional Center Delhi 3, warmly welcome you all on behalf of IGNOU Regional Center Delhi 3 to this special Facebook Live session. As you are aware, today's topic is very important for all of learners. The topic is Submit Right, Score Bright, Assignment Guidelines for Term End Examination, December 2025. Dear learners, assignments are the backbone of IGNOU's learning system. They are not only compulsory, but also help you to understand your subjects better and prepare for exams and improve your overall scores. And to guide all of us on this topic, we are honored to have with us our Senior Regional Director, Dr. Ashok Sharma ji. Dr. Sharma has long experience in student support services, academic coordination and administration in IGNOU. He has been continuously guiding learners and strengthening the functioning of regional centers. And today he will share with us important guidelines and practical tips for writing and submitting assignments correctly. In this live session, we will focus on the following points. These points are why assignments are important and their weightage, how to write assignments in your own words, the correct process of submission online or offline, things to remember while submitting, common mistakes and how to avoid them, and tips to score better through assignments. Now, without taking much time, let us invite our respected Senior Regional Director, Dr. Ashok Sharma ji, to kindly share his thoughts and guidance on today's theme. Sir, we welcome you. थैंक यू डॉक्टर फैसल। और आज के हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं विद्यार्थियों से कि वो इस लाइव प्रोग्राम में भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और किसी कारणवश अगर कोई विद्यार्थी जॉब में होने के कारण या किसी दूसरी अगर व्यवस्था के कारण अगर लाइव प्रोग्राम में नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो हमारे फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पर जाकर बाद में रिकॉर्डिंग्स को भी देख सकते हैं। तो डियर लर्नर्स, जैसे मेरे कुलीग डॉक्टर फैसल ने बताया कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका इम्पोर्टेंस आप सभी हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं वो भी जानते हैं, और जो नए विद्यार्थी जो इस सेशन में हमारे साथ एडमिशन लेकर इग्नू परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, आपको भी ये हमारे सिस्टम में जुड़ने के बाद पता चल जाएगा कि हमारे प्रोग्राम के हर कोर्स में एक असाइनमेंट लिखना मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए कि आपने हमारे किसी से फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है इसी जुलाई 2025 सत्र में मान लीजिए, और आपके उस सर्टिफिकेट प्रोग्राम में मान लीजिए कि 4 कोर्सेज हैं, तो आपको चारों कोर्सेज की एक असाइनमेंट, मतलब कोर्स वाइज 1 असाइनमेंट आपको लिखकर हमारा जो भी सिस्टम होगा या तो स्टडी सेंटर पर या ऑनलाइन हम आपको बताएंगे, तो आपको वो कोर्स वाइज एक असाइनमेंट लिखकर जमा करवानी पड़ती है। और जब आप अपनी प्रोग्राम गाइड को, पुराने विद्यार्थी तो जानते हैं कि हमारे हर प्रोग्राम की एक प्रोग्राम गाइड होती है, और नए विद्यार्थियों को भी जब उनका एडमिशन होता है तो उनको प्रोग्राम गाइड मिलती है। तो आपको अपनी प्रोग्राम गाइड से भी पता चल चुका होगा कि जनरली हमारे जितने भी सभी प्रोग्राम्स हैं उनमें 70-30 का वेटेज का रेशो रहता है। मतलब आपका जो जितने भी, जैसे मान लीजिए कि हम अपने उसी एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और आपके 4 कोर्स हैं, तो आपके जो चारों कोर्स हैं इनमें आपको जो एक असाइनमेंट लिखना पड़ेगा, उसमें आपको 30% वेटेज आपको उसका मिलता है। मतलब प्रश्न पत्र तो 100 नंबर का ही होगा,
लेकिन एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर या आपका जो ईयर है या आपका जो सर्टिफिकेट लेवल का जो प्रोग्राम है, उसमें जब आप अपनी परीक्षाओं में अपीयर होते हैं तो उसमें आपके परीक्षाओं के मार्क्स में, अंकों में, आपके परीक्षाओं के अंकों की 70% वेटेज रहती है और उसमें 30% वेटेज जो आपकी असाइनमेंट की थी वो जुड़ जाती है। तो सरल शब्दों में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर भी 100 नंबर का होगा, लेकिन एट द एंड उसको आउट ऑफ 30 कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपका जो सत्रांत परीक्षा होगी, दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन या फिर जून टर्म एंड एग्जामिनेशन, तो उसमें भी आपका जो प्रश्न पत्र आता है वो जनरली 100 नंबर का होता है, लेकिन उसको फिर बाद में आउट ऑफ 70 कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो 70 में से कितने मार्क्स हुए और 30 में से कितने मार्क्स हुए, वो आपका टोटल मार्किंग इस तरीके से हो जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो आपकी जो असाइनमेंट्स हैं ये भी एक प्रकार से आपकी परीक्षा है, आपका एग्जामिनेशन ही है और इसमें भी आपको प्रश्न पत्र मिलता है। लेकिन इसमें और सत्रांत परीक्षा में एक अंतर होता है, जो असाइनमेंट्स हैं ये आपको एडमिशन के साथ ही हमारी इग्नू की वेबसाइट से आपको प्रश्न पत्र मिल जाता है और आप कंफर्टेबली अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से और अपने समय के हिसाब से आप उनके उत्तर तैयार करते हैं और एक जब आपको एक निश्चित तारीख दे दी जाती है, उस तिथि पर या उस तिथि से पहले आपको अपना वो आंसर शीट जमा करवानी होती है, असाइनमेंट वो जमा करवानी होती है। लेकिन जो सत्रांत परीक्षाएं होती हैं वो आम एग्जामिनेशंस जैसी ही होती हैं। आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं, वहां पर जब परीक्षा शुरू होती है आपको उसी समय पर वो एक प्रश्न पत्र दिया जाता है और आपको वहां एग्जाम सेंटर पर ही उस प्रश्न पत्र को हल करना होता है और जो भी समय अवधि होती है परीक्षा की 2 घंटे या 3 घंटे, आपको उसी परीक्षा की अवधि के दौरान सभी के सभी प्रश्नों को हल करना होता है। आंसर शीट पे आपको उनके उत्तर देने होते हैं और फिर जैसे ही परीक्षा की समय अवधि समाप्त होती है आप अपनी वो आंसर शीट वापस एग्जाम सेंटर पर इन्विजिलेटर को हैंडओवर करके अपने अपने घर पर चले जाते हैं। तो दोनों हैं तो परीक्षा ही, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। तो असाइनमेंट जो है इसको हम एक तरीके से होम बेस्ड एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसको आराम से घर पर बैठकर करते हैं। अपनी जितनी भी आपको 2 बुक्स रेफर करनी होती हैं, 4 बुक्स रेफर करनी होती हैं, तो वो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिलता है पढ़ने का, कॉन्सेप्ट्स को समझने का, तैयारी करने का और फिर अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप अपने उन सवालों के उत्तर तैयार करते हैं और जो भी एक समय आपको दिया जाता है तब आप या तो स्टडी सेंटर पर जाकर अपनी असाइनमेंट जमा करवाते हैं या अगर रीजनल सेंटर आपको गूगल फॉर्म देता है, जिसके बारे में जैसे अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, तो अगर आपके रीजनल सेंटर ने आपको गूगल फॉर्म का भी माध्यम दिया है तो आप अपनी उन्हीं हैंड रिटन असाइनमेंट्स को स्कैन करते हैं, उसका कोर्स वाइज अलग अलग पीडीएफ बनाते हैं और फिर एक एक करके 1 एट ए टाइम, एक बारी में एक, उस कोर्स कोड की एक पीडीएफ को आप एक बारी में हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से अपलोड कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसमें विद्यार्थी बहुत तैयारी करके और अच्छे नंबर लेने के लिए पूरी जमकर मेहनत करते हैं, अच्छे से अपनी असाइनमेंट्स को बनाते हैं, क्योंकि इसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है पढ़ने का, तैयारी करने का, कॉन्सेप्ट्स को समझने का। और इसमें आप खाली और खाली हम आपको सॉरी हम ये नहीं कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इग्नू का ही स्टडी मटेरियल पढ़ना है, बल्कि आप अपने उस टॉपिक पर अलग से जितने भी नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जो दूसरे रिनाउंड ऑथर्स हैं, अगर उनकी लिखी हुई पुस्तकें भी आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप अच्छे ऑथेंटिक सोर्सेस वाले जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड के वीडियोस यूट्यूब पर, अगर आप उनको भी पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर वो सारी की सारी जानकारी, सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग इकट्ठी करने के बाद जब आप असाइनमेंट्स के उत्तर लिखने बैठते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाने में मदद करती है। तो इससे आप समझ रहे होंगे हमारा जो शुरुआती डिस्कशन था, डॉक्टर फैसल ने आपको बताया और अभी मैंने जो शुरुआत की है,
तो आप इससे समझ रहे होंगे कि असाइनमेंट एक बहुत गंभीर कंपोनेंट है, और जब तक आप अपनी असाइनमेंट नहीं लिखेंगे आप सत्रांत परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते हैं, और जब तक आप असाइनमेंट लिखकर जमा नहीं करवाएंगे तब तक आपका वो कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड भी नहीं माना जाता है। तो जनरली 30% की वेटेज वाला जो ये असाइनमेंट कंपोनेंट है, आज इसी के ही बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा आपने हमारे प्रोग्राम के टाइटल को भी देखा, अगर आप स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से अगर आप अपनी असाइनमेंट्स लिखते हैं तो आप बहुत हाई स्कोर्स आप हासिल कर सकते हैं। तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, और आप इन सभी को गंभीरता से सुनिएगा, देखिएगा, नोट करिएगा, और अगर आवश्यकता हो तो आप हमारे इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग को बाद में दोबारा भी देख सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए। तो डियर लर्नर्स, अभी मैं कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स के माध्यम से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स के माध्यम से आपको थोड़ा चीज़ों को और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ। डॉक्टर फैसल, इज इट विजिबल? यस सर, विजिबल। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो डियर लर्नर्स, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम कुछ बेसिक बातों को आज कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए क्या क्या मेन पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, क्या क्या वो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, जैसे डॉक्टर फैसल ने भी कहा था कि कई बार कुछ विद्यार्थी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो एक एरर ये होती है कि हमारे जितने भी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनके ऊपर गाइडलाइंस भी जनरली प्रिंटेड होती हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे विद्यार्थी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर छपी हुई उन गाइडलाइंस को पढ़ते नहीं हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो गाइडलाइंस छपी हुई हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस उसमें हो सकती हैं कि आपको कौन से प्रश्न का उत्तर कितने वर्ड लिमिट्स में लिखना चाहिए, किस प्रकार की उनकी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, आपको कोई रेफरेंसेस देने हैं या नहीं देने हैं। तो जो भी हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर गाइडलाइंस प्रिंट होती हैं, प्लीज़ आप उनको बहुत ध्यान से, सावधानी से पढ़िएगा और उनको फॉलो जरूर करिएगा, ताकि इवैल्यूएटर जब आपके असाइनमेंट आंसर शीट को इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ, जो भी रिक्वायर्ड गाइडलाइंस थी उन उत्तरों को लिखने के लिए, असाइनमेंट आंसर्स को लिखने के लिए आपने उनको फॉलो किया है। तो ये विद्यार्थी कई बार ये गलती कर बैठते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये गलती मत करिएगा और असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को थोरोली, पूरा सावधानी से पढ़िएगा, और जो भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर गाइडलाइंस प्रिंटेड हैं उनको पढ़कर अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। दूसरी एक गलती विद्यार्थी आमतौर पर करते हैं कि कई बार वो या तो टाइप्ड असाइनमेंट्स जमा करा देते हैं या फिर वो कॉपीड असाइनमेंट्स जमा करवा देते हैं, परचेज कर लेते हैं कई बार मार्केट से। इस तरीके का आपको भी शायद कोई अनुभव रहा होगा, जिसमें किसी शॉपकीपर ने या किसी दूसरे एजेंट ने आपको रेडीमेड हैंड रिटन असाइनमेंट्स बेचने की कोशिश की होगी। तो प्लीज़ ऐसे किसी भी आप गलती में मत फंसिएगा, ना तो टाइप्ड असाइनमेंट्स जमा कराइएगा, ना ही कॉपीड और ना ही परचेज्ड असाइनमेंट्स जमा कराइएगा। इससे आपके पैसे भी वेस्ट चले जाएंगे और आपका समय भी बर्बाद होगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये एक गलती विद्यार्थी कर बैठते हैं, आपको ये एरर जो है वो अवॉइड करनी है। और अभी आजकल कुछ ऐसे भी विद्यार्थी देखे गए हैं जो असाइनमेंट्स टाइप्ड ले लेते हैं, लेकिन उसका जो प्रिंट वो निकालते हैं उसको हैंडराइटिंग फॉन्ट में वो प्रिंट निकालकर और सबमिट कर देते हैं, और इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जब इवैल्यूएटर देखता है कि ये तो टाइप्ड असाइनमेंट थी और इसको हैंडराइटिंग वाले फॉन्ट में प्रिंट आउट करके निकाल कर जमा करवा दिया गया है, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में विद्यार्थी अपना समय बर्बाद कर बैठते हैं, पैसे भी बर्बाद कर बैठते हैं और उनको मार्क्स भी नहीं मिलते। तो प्लीज अवॉइड दिस एरर आल्सो।
तीसरी एक गलती विद्यार्थी कई बार कर बैठते हैं कि वो कई बार कुछ असाइनमेंट्स किसी दूसरे से भी, परिवार के सदस्य से भी लिखवा लेते हैं। तो ऐसा भी मत करिएगा। आपको अपनी असाइनमेंट पूरी की पूरी थ्रू आउट जो है वो अपनी ही हैंडराइटिंग में लिखनी है और जमा करवानी है। प्लीज उसमें देखिएगा, ऐसा ना हो कि 2 क्वेश्चंस किसी एक हैंडराइटिंग में अटेम्प्ट कर दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस किसी और हैंडराइटिंग में हैं और बाकी 4 असाइनमेंट्स क्वेश्चंस जो हैं वो किसी और व्यक्ति से लिखवा लिए गए हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हैंडराइटिंग जो है आपकी ही होनी चाहिए और वो थ्रू आउट कंसिस्टेंट सेम रहनी चाहिए। एक ये गलती कई बार विद्यार्थी कर बैठते हैं कि वो अपना प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड वगैरह वो गलत लिख देते हैं, जिससे उनको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर आप गूगल फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मेरे अभी साथी थोड़ी देर में आपको बताएंगे, अगर आप गूगल फॉर्म से भी अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा आपका प्रोग्राम कोड बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, सही होना चाहिए और कोर्स कोड भी 100% सेम होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। अगर प्रोग्राम कोड गलत हो गया, कोर्स कोड गलत हो गया तो भी आपका समय बर्बाद हो जाएगा और आपका असाइनमेंट हो सकता है इवैल्यूएट ना करवाया जा सके। इसी टाइप से एक गलती कई बार विद्यार्थी कर बैठते हैं, वो कई बार अपने नाम की स्पेलिंग या नाम गलत लिख बैठते हैं। एनरोलमेंट नंबर आपका गलत हो जाता है। अगर एक भी डिजिट ऊपर नीचे हो गई, आगे पीछे हो गई, तो आपको बहुत नुकसान होगा और बाद में उनको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका स्टडी सेंटर कोड और आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, A to Z सारी की सारी आपकी डिटेल्स दुरुस्त होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और अगर आपको जैसा भी मार्गदर्शन दिया जाता है या गाइडलाइंस दी जाती हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने असाइनमेंट के प्रत्येक पेज पर नीचे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जहां पर भी आपको गाइडलाइंस में लिखा हुआ मिल जाए, आपके रीजनल सेंटर की तरफ से या आपके स्टडी सेंटर की तरफ से, आपको अपनी असाइनमेंट के प्रत्येक पेज पर अपना नाम और अपना एनरोलमेंट नंबर जरूर लिखना चाहिए, ताकि उसको आपके असाइनमेंट को कोई व्यक्ति यूज ना कर पाए, मिसयूज ना कर पाए। एक कॉमन गलती कई बार विद्यार्थी कर बैठते हैं कि वो डेडलाइन को मिस कर देते हैं और असाइनमेंट जमा करवाने की जो लास्ट डेट होती है वो उनसे मिस हो जाती है। तो अगर एक बार डेडलाइन मिस हो गई तो आपके 6 महीने वेस्ट हो चले जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो भी लास्ट डेट आपको असाइनमेंट जमा करवाने की यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है, आपको उससे पहले आपको अपनी असाइनमेंट जमा करवानी ही करवानी है। और आमतौर पर हम अपने विद्यार्थियों को ये सलाह देते हैं कि प्लीज़ डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट। लास्ट डेट के लिए आप कभी भी इंतजार मत करिए, और जैसे ही आपकी असाइनमेंट जमा करवाने के लिए तैयार हो जाती है, पूरी तरह 100% जब तैयार हो जाए, इमीडिएटली विदाउट वेटिंग कि भाई मैं सारी की सारी चारों असाइनमेंट्स इकट्ठी लिखकर ही जमा करवाऊंगा या करवाऊंगी, प्लीज ऐसी मिस्टेक मत करिए। आज अगर आपकी एक असाइनमेंट तैयार है तो उसको आज ही आप जमा करवा दीजिए, अपलोड कर दीजिए। और लास्ट डेट कहाँ से पता चलेगी? वैसे तो हमारा जो रीजनल सेंटर होता है, हमारे फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम पर, सब जगह पर हम भी लास्ट डेट को हम पब्लिसाइज करते हैं, प्रिंट करते हैं, अपलोड करते हैं। लेकिन फिर भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म आप लोग यूज कर सकते हैं। हमारी जो इग्नू की हमारी मेन वेबसाइट है, उस पर आप अनाउंसमेंट्स पेज पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट होती है उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस, हमारी यूनिवर्सिटी के जो ऑथोराइज्ड नोटिफिकेशंस हैं वो आपको वहां मिल जाएंगे। तो प्लीज आप किसी भी प्रकार के कोई भी अनऑथोराइज्ड चैनल्स को भी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि ये गलतियां ना हो जाएं, क्योंकि उन अथोराइज्ड वेब ग्रुप्स में या वेबसाइट्स पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में या अनऑथोराइज्ड टेलीग्राम चैनल्स पर वो कल को किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो आपको नुकसान ना हो जाए। तो प्लीज़ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उन्हीं को ही प्लीज़ आप फॉलो करिएगा। आपकी जो आपने जो आंसर्स लिखे हैं, जिन शीट्स पर आपने लिखे हैं, उनको आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज जरूर करिएगा। कोशिश करिएगा कि आपके आंसर्स सीक्वेंस में ही हों। पहले प्रश्न का उत्तर, उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर, उसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर, इस प्रकार से। तो उनको प्रॉपर ऑर्डर में आप स्टेपल करिएगा। पेपर्स को मिक्स मत होने दीजिएगा और अलग अलग कोर्सेज को आप इकट्ठा एक ही में बाइंड मत करिएगा, स्टेपल मत करिएगा।
अलग अलग कोर्सेज के असाइनमेंट्स को आपने अलग अलग सबमिट करना होता है। इसी प्रकार से जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको 1500 वर्ड्स में देना है, या 1000 शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना है, या 500 शब्दों में, या फिर 100 शब्दों में, तो जो भी वर्ड लिमिट, पेज लिमिट आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रिंटेड मिलती है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, तो जो भी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, प्लीज आप उन वर्ड लिमिट्स को, पेज लिमिट्स वगैरह को जरूर फॉलो करिएगा, तो आप अपना असाइनमेंट बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। इसी प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे साथी भी अभी आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हमारा रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर किया जाएगा, अभी डिस्कस किया जाएगा। जो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड सीक्वेंस डॉक्यूमेंट्स की आपका रीजनल सेंटर आपको बताता है, उसको आपको हर हालत में फॉलो करना चाहिए। जैसे सबसे ऊपर हमारा फॉर्मेट पेज होगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, उसके बाद आपको अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लगाना होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपने जो अटेम्प्ट किया है वो लगाना होता है, और उसके बाद आपको अपनी हैंड राइटिंग, आपकी जो हैंड रिटन असाइनमेंट वाले जो शीट्स हैं उनको आपको लगाना होता है। तो इस प्रकार से आपका रीजनल सेंटर ने जो आपको सीक्वेंस बताई है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो किसी भी प्रकार की गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। एक और गलती आमतौर पर विद्यार्थी कर बैठते हैं कि वो बहुत जल्दबाजी में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं, अपलोड करते हैं। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल एकदम से कोई ऐसा जल्दबाजी मत करिएगा। बिल्कुल आराम से आप अपने पूरे के पूरे कंप्लीट सेट को रिव्यू करिएगा, प्रूफ रीड करिएगा, उसमें कोई स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, कोई आंसर छूट तो नहीं गया है, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है नंबरिंग डलने से रह गया हो। तो ऐसी जो भी कॉमन मिस्टेक्स हो सकती हैं वो आपको रिव्यू करने से दूर हो जाएंगी। कोई ऐसी एरर्स हैं वो प्रूफ रीडिंग के दौरान दूर हो सकती हैं। तो जब तक आप 100% आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक आप रुकिए, और जब आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएं कि यस मेरा सारा सब कुछ सही है, दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार, दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अब मैंने अपना पूरा सेट कंप्लीट कर दिया है, केवल तब आप अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करिएगा या अपलोड करिएगा। तो ये कुछ कॉमन एरर्स हैं जिनको आपको अवॉइड करने के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। और अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन के दूसरे हिस्से में एक दूसरा, इसी से मिलता जुलता एक दूसरा टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं, जिसमें आप ये जानेंगे कि अगर आपको इन 100 नंबर के आपका जो ये होम बेस्ड एग्जामिनेशन है असाइनमेंट्स, अगर आपको अपनी असाइनमेंट्स में 100 में से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्क्स लेने हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको बहुत गंभीरता से, गहराई से सुनना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। पहला है कि आप अपने उत्तरों को अपने ही शब्दों में लिखें। प्लीज आप बुक्स से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करिएगा, या हमारे इग्नू के स्टडी मटेरियल को यों का यों मत प्लीज कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, या फिर इंटरनेट से अगर आप कोई मटेरियल ले रहे हैं तो उसको भी आपको यों का यों आपको रिप्रोड्यूस नहीं करना है। आपके आंसर्स में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, मतलब वो आपके अपने खुद के आंसर्स होने चाहिए, और उसमें अगर पॉसिबल है तो आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स उसमें इंक्लूड करिए। और अगर आप ओरिजिनलिटी का सावधानी रखते हुए अगर आप अपने उत्तरों को लिखते हैं तो ऐसे आंसर्स को हमेशा वेलकम किया जाता है और ऐसे विद्यार्थियों को हमेशा ज़्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद रहती है। इसी प्रकार से आप अपने उत्तरों को प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करिएगा। आप शुरुआत में इंट्रोडक्शन, आप बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो मुख्य प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका मेन कंटेंट आप वहां पर दीजिए, और लास्ट में कंक्लूजन जरूर डालने की कोशिश करिए अपने शब्दों में। आपको अगर आप कंक्लूजन वहां पर अपने शब्दों में लिखते हैं तो आपको वो कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ गया है, इवैल्यूएटर को ये बात समझ में आ जाएगी, और आपके इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और आपके कंक्लूजन को पढ़कर एग्जामिनर और इवैल्यूएटर जो आपके असाइनमेंट को चेक कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप अपने उत्तर लिखेंगे तो बुलेट पॉइंट्स लिखिए, सब हेडिंग्स बनाइए, और इस प्रकार से अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करिए ताकि उसमें आपके जितने भी की पॉइंट्स हैं वो अलग से
रीड करने में आ जाएं, पढ़ने में अलग से वो आ जाएं और आपके की पॉइंट्स आराम से अच्छे से हाईलाइट हो जाएं। इस प्रकार से आप अपने आंसर्स को लिखिए। इसी प्रकार से अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने यूज की हैं, कोई अलग से खास कोई कीवर्ड आपने यूज किया है, तो आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि इवैल्यूएटर को एक नज़र में दिखाई दे जाए और इवैल्यूएटर को पता चल जाए कि हाँ, आपने ये वाली सारी की सारी जो रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, आप उनसे वाकिफ हैं, परिचित हैं, आप उनको जानते हैं और आपने उनको अपने उत्तरों में सम्मिलित किया है। इसी प्रकार से जहां पर भी आप डायग्राम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर आप कहीं पर ऐड कर सकते हैं, तो उनको भी आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए अपने आंसर्स में जरूर शामिल करना चाहिए। इससे आपके एग्जामिनर पर, आपके इवैल्यूएटर पर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर डाला है, अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं तो उससे बहुत अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है और आपके इवैल्यूएटर को पता चल जाता है कि आपने फैक्ट्स को सिंपली एनालाइज और इंटरप्रेट करने से, आपने खाली और खाली फैक्ट्स को एनालाइज नहीं किया है, आपने खाली खाली इंटरप्रेट नहीं किया, व्याख्या नहीं किया है, बल्कि आपने उन फैक्ट्स को क्रिटिकली एनालाइज भी किया है। तो अगर आप क्रिटिकल तरीके से अगर आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, एनालिसिस लास्ट में अगर आप देते हैं, तो बहुत अच्छा इसका इंप्रेशन पड़ता है और एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ, आपको सभी कॉन्सेप्ट्स की, सभी फिनोमिना की एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी है। तो ऐसा अगर आप अपने उत्तर को क्रिटिकल एनालिसिस से अगर आप उसको सजाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद रहती है। इसी प्रकार से आप अपने उत्तरों को बैलेंस्ड जरूर बनाइए और जब आपको पता चल जाए कि भाई ये 15 नंबर का उत्तर है, तो कोशिश करिए कि उसमें एक जो आमतौर पर जो एक आइडियल लेंथ मानी जाती है, कम से कम 3, 4, 5 पेज तक के तो आपको उसमें मटेरियल्स डालने ही पड़ेंगे, कंटेंट्स डालने ही पड़ेंगे, हेडिंग्स कवर करनी ही पड़ेंगी अगर 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितने नंबर का आपसे सवाल पूछा गया है और उसके अनुसार आपको बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 नंबर का कोई सवाल आपसे पूछा गया है और 2-3 पैराग्राफ में आप उसकी एक समरी आप वहां पर पेश कर दें, प्रस्तुत कर दें, तो उससे आपके इवैल्यूएटर को लग सकता है कि 15 नंबर का अगर प्रश्न पूछा गया है तो उसमें जितने पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए थे, जितनी एक्सप्लेनेशंस आपको देनी चाहिए थी, जितना एनालिसिस आपको करना चाहिए था, उतना आपने प्रस्तुत नहीं किया। तो ये आपको एक नेगेटिव इंप्रेशन आपका पड़ सकता है और हो सकता है आपको थोड़ा नुकसान पहुंचे और आपको उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर ना हो सकता है हासिल हो पाए। तो आपको इस चीज का अवश्य ही ध्यान रखना है कि जितने अंक का प्रश्न पूछा गया है उस हिसाब से आपको जितने भी वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सभी टर्मिनोलॉजीज, जितना एनालिसिस, अगर कोई डायग्राम है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पर जरूर प्रस्तुत करनी है। तो एक बैलेंस्ड आपको बनाकर रखना है कि आपका उत्तर बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो जाए और बहुत छोटा भी ना रह जाए, बल्कि उसमें बैलेंस्ड तरीके से आपको सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, सभी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को, कीवर्ड्स को, सभी को आपको इंक्लूड जरूर करना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी वहां पर है तो उसको भी आपको शामिल करना चाहिए ताकि एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को पता चल जाए कि आपने अपना उत्तर जो है वो बहुत सही तरीके से बैलेंस बनाकर तैयार किया है, लिखा है। इसी प्रकार से जब आप अपनी हैंडराइटिंग में जब आप अपने उत्तरों को लिखेंगे, तो अगर आप उसको नीट एंड क्लीन और लेजिबल तरीके से अगर आप अपना असाइनमेंट्स को लिखते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास टाइम बहुत है, कोई ऐसा नहीं है कि ये 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन है। इसमें अगर आज हम बात करें, जैसे एक जनरल लास्ट डेट होती है, अभी सितंबर का महीना शुरू हो गया है और 30 सितंबर आमतौर पर असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट होती है, तो अभी भी आपके पास एक तरीके से 28, 29, 30 दिन हैं। तो ये कोई 3 घंटे का एग्जाम नहीं है, आपके पास 30 दिन हैं। तो आप आराम से लेजिबल हैंडराइटिंग में, नीट एंड क्लीन तरीके से अगर आप अपनी हैंडराइटिंग में अच्छे नीट एंड क्लीन तरीके से अपने असाइनमेंट्स को, अपने आंसर्स को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, लिखते हैं, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन, बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन एग्जामिनर और इवैल्यूएटर्स के ऊपर पड़ता है। इसी प्रकार से
अगर आप हार्ड कॉपी असाइनमेंट्स जमा करवा रहे हैं तो वो भी आप ध्यान रखें कि आप जो पेपर जो है वो जो यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, और उसमें इंक जो है ब्लू एंड ब्लैक आप यूज़ कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा रंगीन उसको मत करिएगा, या स्पार्कल कलर्स जो जैसा होता है उस तरीके के कलर्स जो छोटे बच्चे जो स्कूलों में यूज़ करते हैं उसको अगर हो सके तो अवॉइड करिएगा। जस्ट सिंपली क्वेश्चन के लिए आप रेड इंक वाला जो है पेन यूज़ कर सकते हैं, आंसर्स के लिए ब्लू या ब्लैक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप हार्ड कॉपी भी जमा करवा रहे हैं तो ज़्यादा कमज़ोर क्वालिटी का, कम हाई क्वालिटी का पेपर आप यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों से आपका जो असाइनमेंट का जो पेपर है, पेज है, वो पेज फट भी सकता है, और हो सकता है वो उतना अच्छे तरीके से साफ तरीके से पढ़ने में भी ना आए, क्योंकि फिर उसमें जो अक्षर होते हैं वो पेज के दूसरी तरफ भी दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से प्लीज़ आप बचिएगा। इसी प्रकार से इस पॉइंट को मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आपको ध्यान रखना है कि असाइनमेंट जो हैं वो आप डेडलाइन से एक अच्छा मार्जिन रखते हुए पहले ही आप अपनी असाइनमेंट्स को जमा करवाइएगा। लास्ट मिनट पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, लास्ट मिनट पे बहुत सारे इश्यूज पैदा हो जाते हैं, तो उनसे आप बचिएगा। अगर आप टाइमली जमा करवाते हैं तो उसका भी आपके स्टडी सेंटर पर, रीजनल सेंटर पर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सबको समझ में आ जाता है कि हाँ, आप एक गंभीर विद्यार्थी हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। और इसी प्रकार से असाइनमेंट सबमिशन की जो भी गाइडलाइंस आपका रीजनल सेंटर आपको इशू करता है उनको मेटिकुलसली और रिलीजियसली फॉलो करिएगा। और अभी हम डिटेल में हमारे जो साथी हैं डॉक्टर MR फैसल, अभी वो आपको डिटेल में बताएंगे। हमने जो गूगल फॉर्म कल रिलीज़ कर दिया है हमारी वेबसाइट पर, RC की वेबसाइट पर, वो कहाँ से आपको मिलेगा और किस प्रकार से किन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, वो अभी आपको सारे का सारा हमारी बाकी की जो प्रेजेंटेशन है उसमें बताया जाएगा। तो ये हमारी उम्मीद है, हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप इस प्रकार के मेजर प्रिकॉशंस को ध्यान में रखेंगे और जिन प्रोबेबल एरर्स की हमने बात की, अगर आप उन एरर्स को अवॉइड करेंगे और अच्छे मार्क्स लेने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उनका ध्यान रखेंगे, तो ये हमारी उम्मीद है कि इससे आप एक बहुत अच्छा स्कोर अपने असाइनमेंट वाले कंपोनेंट में हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, और इन्हीं कुछ इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे विद्यार्थी जो हैं इस एग्जामिनेशन के इस पहलू की, असाइनमेंट जैसे मैंने शुरुआत में कहा था ये भी आपका एग्जामिनेशन ही है, और चाहे प्रश्न पत्र 100 नंबर का है पर उसकी वेटेज 30 में कन्वर्ट कर दी जाती है बाद में। जनरल फॉर्मूला हमारा 70-30 का चलता है ज़्यादातर प्रोग्राम्स के, ज़्यादातर कोर्सेज में। तो ये आपका एग्जामिनेशन ही है और आप इसको गंभीरता से लेंगे, लाइटली मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये कोई फॉर्मेलिटी है। और ये जो 100 नंबर का जो परीक्षा पत्र है ये आपके ही अपने हाथ में है कि आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और अंत में मैं एक और चीज़ पे जोर देना चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आपने असाइनमेंट कंपोनेंट में अगर आपने 100 में से मैक्सिमम मार्क्स भी अगर आपने हासिल कर लिए, तो ये आपकी सत्रांत परीक्षाएं जो दिसंबर या जून में होती हैं उनमें आपके जो उस समय पर आपको नंबर हासिल होंगे, मार्क्स हासिल होंगे, उनको ये एक बहुत अच्छा संतुलन और बहुत अच्छी सपोर्ट ये प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके ही मार्क्स हैं और ये आपके उस पर्टिकुलर कोर्स में जैसे 30 और 70 का रेशो है, तो अगर आपने इसमें 30 में से हाईएस्ट मार्क्स अगर आपने ले लिए और खुदा ना खास्ता मान लीजिए बाई चांस सत्रांत परीक्षा में आपके उसमें अगर आपके अंक थोड़े बहुत अगर कम रह भी गए, तो ये आपके उनको बैलेंस दे देता है, सहारा दे देता है और आपकी एक बहुत अच्छी परसेंटेज उस कोर्स में बन सकती है। तो आप इन सारे के सारे बिंदुओं को ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, पूरी गंभीरता से आप अपने असाइनमेंट्स के आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे। समय से पहले जो भी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट होती है उससे पहले आप अपनी असाइनमेंट्स आंसर्स को जमा करवा देंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर कोर्स में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और मेरी बेस्ट विशेस के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरे कुलीग डॉक्टर एम.आर. फैसल से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आपको हमारी जो इस समय पर दिसंबर 2025 की सत्रांत परीक्षाओं के लिए हमने जो गूगल फॉर्म बनाया है उसको वो आपको समझाएं और जो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है उनके बारे में वो आपको मार्गदर्शन करें। थैंक यू डॉक्टर फैसल। थैंक यू सर, आपने बहुत ही डिटेल तरीके से हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको ये बता दिया कि जो असाइनमेंट सबमिशन में जो एरर्स होती हैं, कॉमन एरर्स, वो कौन सी होती हैं और उन एरर्स से बचने के लिए क्या तदबीर अख्तियार की जाए, क्या किया जाए ऐसा कि उन एरर्स से हमारे लर्नर्स बच सकते हैं। दूसरी जो बात आपने कही और आपने स्लाइड्स की मदद से इस बारे में हमारे लर्नर्स जो है सोचते रहते हैं और बातें करते रहते हैं कि किस तरह से हम अपने मार्क्स जो हैं, अपने ग्रेड्स असाइनमेंट्स के बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस बारे में भी आपने बहुत ही तफसील से आपने हमारे लर्नर्स को बताया कि किस तरह से वो ग्रेडिंग में जो है इम्प्रूवमेंट कर ला सकते हैं और किस तरह से वो अपने मार्क्स को बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी आपने बताया कि जैसा कि एक गूगल फॉर्म हमने जो है रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की तरफ से इग्नू की रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की वेबसाइट पर अपलोड किया है। वो गूगल फॉर्म जो है एक सेंट्रलाइज्ड असाइनमेंट सबमिशन का गूगल फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग स्टडी सेंटर पर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। असाइनमेंट सबमिशन के लिए आपको एक ही गूगल फॉर्म दिया गया है, यानी इग्नू आरसी दिल्ली 3 के हमारे जितने भी लर्नर्स हैं जो इस वक्त अपने असाइनमेंट्स 30 दिसंबर 2025 के लिए सबमिट करना चाहते हैं, तो उनके लिए, उनकी आसानी के लिए इग्नू आरसी दिल्ली 3 ने एक सेंट्रलाइज्ड गूगल फॉर्म बनाया है। उस गूगल फॉर्म में आपको जो जो चीज़ें मेंशन करनी हैं उसके बारे में मैं अभी अपने प्रेजेंटेशन में बताऊंगा और उस गूगल फॉर्म को ओपन करके मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से उसको भर सकते हैं और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि आपको अपने स्टडी सेंटर में जाकर के अलग से कोई असाइनमेंट जमा नहीं करना है। आपको इसी गूगल फॉर्म पर स्टेप बाय स्टेप अपने असाइनमेंट जमा करने हैं। अब वो किस तरह से करना है और वो कहाँ उपलब्ध है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। होप द स्क्रीन इज विजिबल सर। यस जी डॉक्टर साहब, यस दिखाई दे रहा है जी। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है जी कि डायरेक्टली गूगल फॉर्म दिखाने की बजाय अगर हमारे आरसी दिल्ली 3 की वेबसाइट से बच्चे कहाँ इस गूगल फॉर्म को ढूंढ सकते हैं? अगर आप मैं पहले वो बताऊंगा कि कहाँ से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट पे जो गूगल फॉर्म है वो अलग अलग पेजेस में है। तो जब तक आप एक पेज नहीं फिल करेंगे उसको, वो जो कि आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए मैंने अलग से इसको जो है हमारा जो गूगल फॉर्म है कंप्लीट, उसको मैंने शेयर किया यहाँ पे। उससे पहले मैं ये दिखा देता हूँ हाँ जी कि हमारे जो गूगल फॉर्म जो है वो आरसी दिल्ली 3 की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमारे लर्नर्स को सिर्फ गूगल में अगर वो आरसी दिल्ली 3 की वेबसाइट नहीं जानते हैं कि क्या है वेबसाइट का नाम, सिर्फ इग्नू आरसी दिल्ली 3 अगर आप टाइप करेंगे, इग्नू आरसी दिल्ली 3, तो सबसे पहला जो वेबसाइट है, सबसे पहला जो पोर्टल है वो इग्नू आरसी दिल्ली 3 का ही है। इसको आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे राइट साइड में एक लिंक है सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स। आप यहाँ पे देखें राइट साइड में नीचे, यहाँ पर जब सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक नया विंडो खुलेगा और उस विंडो पर आप देखेंगे लिखा हुआ है गाइडलाइंस एंड लिंक्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स फॉर दिसंबर 2025 टी।
तो ये लिंक अब हमने अपडेट किया है। इससे पहले जो लिंक था वो जून दिसंबर 2025 का था, उसको हमने अपडेट करके अब हमने यहाँ पे दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन का लिंक शेयर किया है। सबसे पहले जो लाइन आपको मिलेगी, ओडीएल प्रोग्राम लर्नर्स कैन सबमिट देयर असाइनमेंट हियर। तो जो भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम के लर्नर्स हैं, यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारे दो तरह के प्रोग्राम्स हैं, एक ओडीएल प्रोग्राम और दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम। तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स बहुत ही लिमिटेड हैं, तकरीबन 40 से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स हैं, 40-42 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन मोड में चलते हैं और वो एलएमएस के माध्यम से चलते हैं, यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जा करके लर्नर्स को अपने असाइनमेंट अपलोड करना होता है। तो मैं यहाँ पर फोकस करूँगा ओडीएल प्रोग्राम्स पर। ओडीएल प्रोग्राम के लर्नर्स जो हैं अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। अब इसको आप फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए। गाइडलाइंस में आपको एड्रेस करके लिखा हुआ है, आर यू ए स्टूडेंट ऑफ आरसी दिल्ली 3, इज़ योर एलएससी कोड, क्योंकि हमारे आरसी के जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं सबके कोड यहाँ पे मेंशन है। तो जो भी आपका स्टडी सेंटर है, अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है तो आप इग्नू की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है। रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर आपकी डिटेल्स वहाँ पे उपलब्ध हैं। आपका स्टडी सेंटर अगर आपने चेंज भी किया है तो उसकी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। तो जो आपका स्टडी सेंटर है वो आपको फिल करना होगा गूगल फॉर्म भरते समय। आर यू गोइंग टू अपीयर इन दिसंबर 2025 टर्म एग्जामिनेशन, ये आप सुनिश्चित करें कि आप टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर 2025 में अपीयर होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आपको दिसंबर 25 में अपीयर नहीं भी होना है और आपका असाइनमेंट किसी वजह से रह गया है, तब भी आप अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये फॉर्म उन लर्नर्स के लिए है जो दिसंबर 25 टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे लर्नर्स ऐसे हैं जो पहले जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किए हुए हैं और कुछ ग्रीवांसेस हैं उनके असाइनमेंट्स अपडेट नहीं हुए हैं, उनको यहाँ पर सबमिट करने की असाइनमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर सबमिट ना करें। जिनके असाइनमेंट्स पेंडिंग है वो पहले अपने असाइनमेंट्स जमा कर चुके हैं, उनके पास असाइनमेंट सबमिशन के प्रूफ है, तो वो अपने असाइनमेंट्स हमारे इग्नू आरसी दिल्ली 3 की जो ईमेल आईडी है rcdelhi3@ignu.ac.in, उस पर अपनी डिटेल बताते हुए उसमें अटैच कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट्स और ये लिख सकते हैं कि आपका सबमिशन प्रूफ क्या है। सबमिशन प्रूफ को भी आप ज़रूर अटैच करेंगे कि आपने कब और कहाँ सबमिट किया। सबमिशन प्रूफ के बिना आपका जो ईमेल है या जो असाइनमेंट है वो उस केस में कंसीडर नहीं होगा। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ क्योंकि आपको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट्स टू कंप्लीट योर कोर्स, यानी आपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। बिना असाइनमेंट सबमिट किए हुए आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। एंड यू आर रेडी विथ कोर्स वाइज स्कैन कॉपीज ऑफ योर हैंड रिटन असाइनमेंट्स, यानी जब आप असाइनमेंट सबमिशन के लिए तैयार हैं और आपके जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो स्कैन करके आपने अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे उसको रेडी कर लिया है, तो फिर आप जो है सबमिशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इफ़ योर आंसर इज यस, देन ओनली यू कैन अपलोड योर ड्यू असाइनमेंट्स हियर इन PDF फॉर्मेट कोर्स वाइज। It means one PDF must contain assignments of one course only. And if you have to submit assignments of 2 or more courses, then you have to fill this Google form 2 or more times accordingly. यानी जब आप पहली बार फिल करेंगे तो एक कोर्स का होगा, फिर दूसरा कोर्स कोड आपको फिल करना है तो दूसरी बार आपको फिल करना होगा, तीसरा कोर्स कोड आपको फिल करना है, फिर आपको तीसरी बार कंप्लीट डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। तो इसलिए जितने भी आपके असाइनमेंट्स हैं हर बार आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स
through this link will be as per the last date of assignment submission as notified by the Student Evaluation Division IGNOU मैदानगढ़ी। देखिए IGNOU मैदानगढ़ी की तरफ से एक जो शेड्यूल है असाइनमेंट जमा करने का, यूजुअली वो होता है 1 सितंबर दिसंबर 2025 के लिए, दिसंबर सेशन के लिए, दिसंबर टर्म एग्जाम के लिए वो 1 दिसंबर से शुरू होता है। तो 1 दिसंबर के हिसाब से हमने कल ही, यानी कल 1 दिसंबर की तारीख थी, कल ही हमने IGNOU का जो गूगल फॉर्म है, RC दिल्ली 3 का जो गूगल फॉर्म है असाइनमेंट सबमिशन का, उसको आपका जो ये रीजनल सेंटर दिल्ली 3 का वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया है। तो इस तरह से आप अपनी असाइनमेंट्स टाइमली जमा कर सकते हैं गूगल फॉर्म पर। तो 1 तारीख से शुरू होकर के यूजुअली जो डेट होती है वो 30 सितंबर तक होती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे स्टूडेंट एवेल्यूएशन डिवीज़न का नोटिफिकेशन कभी कभार आता है और वो डेट बढ़ जाती है। तो उस नोटिफिकेशन का आप वेट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है पहले, कोशिश करें कि आप पहले अपनी असाइनमेंट जमा कर दें, लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाएँ तो उस नोटिफिकेशन का वेट करने के बाद अगर आपको डेट बढ़ी हुई मिलती है, फिर आप अपनी असाइनमेंट्स नेक्स्ट डेट में सबमिट कर सकते हैं अपने गूगल फॉर्म पर। Note A: the assignments will not be considered and processed for evaluation if the learners found not to be from IGNOU Regional Center Delhi 3। बहुत सारे दूसरे RCs के लर्नर्स जो हैं वो दूसरे किसी और RC के गूगल फॉर्म पे या किसी और स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट जमा कर देते हैं। ऐसा करने से उनके असाइनमेंट्स इवेलुएट नहीं होंगे और बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप IGNOU रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के लर्नर हैं और आप अपने असाइनमेंट अपने गूगल फॉर्म पर, RC दिल्ली 3 के गूगल फॉर्म पर सबमिट कर रहे हैं। If either no file or partial or incomplete assignment file received, if file is not downloadable or not eligible, देखिए इस केस में भी आपका असाइनमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा कि अगर आपने पार्शियली सबमिट किया है, इनकम्प्लीट असाइनमेंट सबमिट किया है और अगर वो डाउनलोडेबल नहीं है, उसको साफ तरीके से पढ़ा नहीं जा रहा है, क्लियर नहीं है, तो फिर आपका असाइनमेंट कंसीडर नहीं होगा। If one PDF file containing assignment for more than one course code, multiple courses are submitted in one PDF file। एक ही PDF फाइल में अगर आपने अपलोड करने की कोशिश की तो फिर इस केस में आपका पहले तो आपका अपलोड ही नहीं होगा, और अगर आप किसी तरह से उसको अपलोड करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके असाइनमेंट्स कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि ये क्लियर कट डायरेक्शन है, क्लियर कट गाइडलाइन है कि आपको अलग अलग आपको असाइनमेंट कोर्स वाइज सबमिट करने होंगे। If the prescribed guidelines as mentioned are not followed by the learners, जो भी गाइडलाइंस हैं उनको आपको फॉलो करना है। If multiple assignment for a same course code are submitted by learner either online or offline or both or by email or by hand or by various other means, मल्टीपल असाइनमेंट अगर आप सेम कोर्स का सबमिट करते हैं तब भी आपके असाइनमेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। If there is a mismatch in details filled up in the Google form and second page of PDF, annexure 1 is attached for use as second page of PDF file, then it may cause rejection of assignments at evaluation stage and no communication will be made with the concerned learners। देखिए अगर आप असाइनमेंट सबमिशन करने में जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, आपकी डिटेल्स में मिसमैच हैं, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपको उसके लिए कोई ईमेल करेंगे, कोई कम्युनिकेशन आपको जाएगा, तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि क्लियर कट गाइडलाइन है कि आपको अपने असाइनमेंट्स सही तरीके से आपको सबमिट करना है और जो गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं उसको फॉलो करना है। दूसरा नोट जो दिया है हमने, यू आर रिक्वायर्ड टू अटैच योर IGNOU आई कार्ड एज कवरिंग पेज ऑफ ईच कोर्स PDF फाइल असाइनमेंट। आई कार्ड ज़रूरी है, उसको अटैच करना है आपको, और नेम ऑफ द PDF फाइल शुड बी इन द यूनिक फॉर्मेट, इनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर असाइनमेंट MS01 course, please name the scanned copy of the handwritten assignment response in one PDF file। देखिए जो भी आप नाम देंगे वो इस तरीके से एग्जाम्पल की तरफ यहाँ दिया गया है कि आप जो असाइनमेंट का नाम देंगे जो आप सबमिट कर रहे हैं उसको यहाँ पे PDF फाइल में इस तरह से असाइनमेंट का जो भी नाम देंगे, योर इनरोलमेंट नंबर होगा उसमें, पहले सबसे पहले आपका रोल नंबर होगा,
उसके बाद अंडरस्कोर, फिर MS01। ये एक एग्जांपल है। इस तरह से आप यहाँ पे जिस तरह से ये एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह से आप अपना जो अपलोड करेंगे असाइनमेंट, उसका जो नाम देंगे वो ये नाम देंगे, इस तरह से नाम देंगे। Please note that all information which you have to fill in this Google form, like enrollment number, program code, course code, study center code, should be filled up by you with utmost care so as to avoid any problem in assignment processing. If there is any mismatch at the Google form and second page of PDF file as attached for your reference, it may cause rejection of the assignments at evaluation stage. बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी स्टेज पर आपने इंफॉर्मेशन जो दी वो सही नहीं है, कोई मिसमैच है और जो गाइडलाइंस हैं वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके असाइनमेंट्स कंसीडर नहीं होंगे। नोट सी, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इनको भी आप ज़रूर पढ़ें। द स्टूडेंट शुड नॉट सेंड एनी असाइनमेंट एट एनी ईमेल ऑफ द रीजनल सेंटर दिल्ली 3 और एनीवेयर एल्स, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड। नो ईमेल इन दिस रिगार्ड विल बी रिस्पॉन्डेड इंडिविजुअली। बहुत सारे हमारे लर्नर्स ऐसे हैं जो हमारे RC दिल्ली 3 के ईमेल पर असाइनमेंट भेज देते हैं, वो असाइनमेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हमने खास तौर से ये गूगल फॉर्म बनाया है, इसी पर आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। जो जिन लर्नर्स के पेंडिंग असाइनमेंट्स हैं, यानी ऑलरेडी जिन्होंने जमा कर रखे हैं, उनके असाइनमेंट्स अपडेट नहीं हुए हैं, वो अलबत्ता अपने ईमेल में प्रूफ के साथ अपने असाइनमेंट भेज सकते हैं। हम उन पर गौर कर सकते हैं और उनको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो लर्नर्स जिन्होंने असाइनमेंट अब तक जमा नहीं किए हैं और वो पहली बार जमा करने जा रहे हैं, तो उनको इसी गूगल फॉर्म पर ही सबमिट करना होगा। कोई ईमेल पे उनका असाइनमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। Please write your name and enrollment number at the bottom of each of your assignment. Also, please put page numbers at the bottom of all pages of your assignments. अभी हमारे सर ने ये बताया कि आपको असाइनमेंट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो असाइनमेंट की नंबरिंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेज के नीचे नंबरिंग दे ताकि ये क्लियर रहे कि कितने पेजेस आपने अटेम्प्ट किए हैं। और जो ओरिजिनल असाइनमेंट्स हैं, प्लीज़ रिटेन the original assignments safe with you for records. You may be asked any time by the RC/LSC to submit the original hard copy assignments if and when required. कभी भी आपसे आपके ओरिजिनल असाइनमेंट्स मांगे जा सकते हैं। इसीलिए आप कहीं से असाइनमेंट अगर आप परचेज करते हैं कहीं, तो फिर इस केस में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे कि रीजनल सेंटर आपसे कभी भी आपके असाइनमेंट्स मांग सकता है और आपको असाइनमेंट्स को यहाँ पर सबमिट करना होगा उस केस में, और तभी आपका असाइनमेंट जो है वो कंसीडर होगा। The assignment files folders are scrapped, deleted on a regular basis to create the space in Google Drive, and hence you may be asked by the RC Diल्ली 3 to submit original copy of assignment submitted along with assignment submission received by you automatically and instantly in your Gmail account. So fill your Gmail address carefully and correctly. कुछ हमारे लर्नर्स हमसे इसका अलग से एक्नॉलेजमेंट मांगते हैं कि जो असाइनमेंट हमने सबमिट किया है उसकी रिसीप्ट हमें नहीं मिली। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि गूगल फॉर्म में जब आप सबमिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल पर एक एक्नॉलेजमेंट जाता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, वही आपकी रिसीप्ट है, वही आपका एक्नॉलेजमेंट है। अलग से आपको किसी तरह का कोई ईमेल नहीं दिया जाता है, ना ही कोई रिसीप्ट अलग से दी जाती है। जो गूगल फॉर्म जनरेट करता है रिसीप्ट वही आपके पास होगी। प्लीज इंश्योर दैट सिंगल एलिजिबल PDF फाइल इज सबमिटेड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंगल एलिजिबल PDF फाइल आपको हर कोर्स के लिए करना है सबमिट, और सारा एक साथ आप नहीं कर सकते। अगर सारा आप एक साथ करेंगे तो फिर आपका असाइनमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। Learners have to submit one PDF file assignment for one course. So if she wishes to submit 5 assignments, then he or she has to fill up the Google form 5 times. Each course code should be each time course should be selected very carefully from the drop down menu, and a PDF file of this concerned code should only be attached. देखिए जो भी कोर्सेज हैं आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको पहले आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोर्स कोड सेलेक्ट करेंगे। बहुत केयरफुली आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको वही कोर्स कोड चूज करना है जो जिस कोर्स कोड में आप रजिस्टर्ड हैं।
अगर आप कोई दूसरा कोर्स कोड सेलेक्ट करते हैं फिर आपके असाइनमेंट कंसीडर नहीं होंगे। Those learners who have already submitted the hard copies of their assignments at their respective LSCs need not to resubmit their assignments online here. But if they have not submitted hard copies or submitted by email, they are required to submit at this link for processing of their assignment. अगर आप अपने assignments अगर आपका स्टडी सेंटर हार्ड कॉपी में एक्सेप्ट करता है आपका असाइनमेंट तो आप वहाँ जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ हार्ड कॉपी में जमा कर दिया फिर आपको ऑनलाइन जमा करने की ज़रूरत नहीं है, रिपीटिशन आपको नहीं करना है। Learners who have taken admission in online programs of IGNOU, please note that they have to submit their assignments through LMS portal. ऑनलाइन प्रोग्राम से जितने भी लर्नर्स हैं उनको LMS पोर्टल पर अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, वो असाइनमेंट हमारे गूगल फॉर्म पर सबमिट ना करें। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में आप क्लियरली यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें। Please do not upload projects, internship, journals, reports, etc. through this Google form. Any such submission will be not processed. बहुत सारे हमारे लर्नर्स जो हैं वो असाइनमेंट के बजाय जर्नल्स या इंटर्नशिप रिपोर्ट्स वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट कर देते हैं, ये बिल्कुल कंसीडर नहीं होगा। Give your correct email address in Google form for automatic online acknowledgement receipt and any other communication if and when required. You will automatically receive online acknowledgement. जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट जो है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा गूगल फॉर्म के द्वारा। राइट असाइनमेंट्स इन योर हैंड राइटिंग ओनली, डू नॉट बाई रेडीमेड और हैंड रिटन असाइनमेंट्स। सर ने आपको पहले ही गाइड कर दिया है कि आपको असाइनमेंट किस तरह से बनाना है, तो आपके जो असाइनमेंट हैं वो हैंड रिटन ही होने चाहिए। अगर आप टाइप्ड असाइनमेंट जमा करते हैं तो आपके असाइनमेंट्स में 0 मार्क्स आ सकते हैं या आपको बहुत ही ख़राब मार्क्स मिल सकते हैं। Do not submit any assignment which you have already passed because improvement in assignment is not allowed. एक बार आपने असाइनमेंट सबमिट करने के बाद उसमें पास कर लिया, क्लियर कर लिया, चाहे वो पासिंग मार्क्स जो भी हों, उसके बाद आपको ये परमिशन नहीं दी जाती है कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए अपने असाइनमेंट सबमिट करें। थ्योरी एग्ज़ाम में आपको ये इम्प्रूवमेंट का जो प्रोविज़न है वो आपको कुछ स्पेशल केसेस में मिलता है थ्योरी एग्ज़ाम में, लेकिन असाइनमेंट में ये प्रोविज़न नहीं है कि अगर आपने असाइनमेंट क्लियर कर लिया है, पास कर लिया है, चाहे आप बॉर्डर लाइन पे पासिंग मार्क्स लाते हैं, तब भी आपको दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए असाइनमेंट सबमिट करने की कोई प्रोविज़न नहीं है। असाइनमेंट PDF फाइल शुड हैव फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द सीक्वेंस गिवन। अब ये सीक्वेंस आपको इन सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना है। सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट पेज शुड बी दिस डॉक्यूमेंट एज एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 इसमें दिया हुआ है। एनेक्चर 1 जो है ये है, इसको आपको फिल करना है। और उसके बाद कॉपी ऑफ IGNOU आई कार्ड, उसके बाद आपको IGNOU आई कार्ड की कॉपी लगानी है। ये आप इस सीक्वेंस का बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए आपको। यानी पहला जो एनेक्चर 1 है, जैसे ये, जिसके बाद जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, प्रोग्राम और अदर डिटेल्स, और दूसरा IGNOU का आई कार्ड, और तीसरा है कॉपी ऑफ वैलिड एप्लीकेबल असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय यू। द वैलिड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर फॉर द करेंट सेशन मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम द लिंक। यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है IGNOU के असाइनमेंट्स डाउनलोड करने के लिए। तो जो लेटेस्ट अवेलेबल असाइनमेंट्स हैं, तो लेटेस्ट अवेलेबल असाइनमेंट्स हैं, आपको वही सबमिट करने हैं सेशन, अपने सेशन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपके सेशन के हिसाब से क्वेश्चन पेपर में ये मेंशन होता है कि आप का जो असाइनमेंट जो आपने डाउनलोड किया है वो किस सेशन के लिए है, किन लर्नर्स के लिए है, कौन से सेमेस्टर के लिए, कौन से ईयर के लिए है, वो क्लियर कट लिखा होता है। तो उसको आप ज़रूर फॉलो करें। तो ये सीक्वेंस 3 आपको बताया। चौथा है हैंड रिटन असाइनमेंट। आपको हैंड रिटन ही असाइनमेंट जमा करना है। इन चारों चीज़ों का आपको सीक्वेंस में ध्यान में रखना है। अब ये जो फर्स्ट पेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट फॉर सबमिशन, असाइनमेंट सबमिशन। इसमें आपका नाम, रोल नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी खासतौर से आप बिल्कुल सही फिल करें। डेट ऑफ सबमिशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी इसमें दिए हुए हैं, उसको भी आप ज़रूर पढ़ें।
और कुछ स्पेशल नोट्स हैं। जो स्पेशल नोट्स जो हाईलाइट करके दिए गए हैं, ये आप के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसके बिना आपका असाइनमेंट जो सबमिट होगा उसमें सबमिशन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसको ज़रूर आप पढ़ें और उसको जो भी गाइडलाइन दी गई है उसको फॉलो करें। देखिए स्पेशल नोट्स में सबसे पहले ये कहा गया है कि अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ योर असाइनमेंट्स वन बाय वन थ्रू दिस गूगल फॉर्म बाय फिलिंग ऑल डिटेल्स अगेन एंड अगेन। यानी अगर आपको 10 असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो 10 बार आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा और 10 बार आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अलग अलग चूंकि आपको करना है। अगर आपको 2 असाइनमेंट सबमिट करना है तो 2 बार फिल करना है, 3 असाइनमेंट सबमिट करना है तो 3 बार फिल करना है। नंबर 2 जो स्पेशल नोट्स में नंबर 2 का पॉइंट है वो है डू नॉट सबमिट सेम असाइनमेंट्स रिपीटेडली बाय यस मींस। एक ही असाइनमेंट को कभी आपने ईमेल कर दिया, कभी स्टडी सेंटर पर भेज दिया, कभी पोस्ट कर दिया, कभी आपने गूगल फॉर्म पे जमा कर दिया। इस तरीके से आपके असाइनमेंट का कंसिडरेशन नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ एक ही बार अपने गूगल फॉर्म पर अपनी असाइनमेंट सबमिट करेंगे। ये चूंकि फॉर्म भरने के बाद नेक्स्ट आप जो इसको भरने के बाद आप जो है चूज करेंगे, जैसे प्लीज कंफर्म दैट यू हैव read all note from A to F and will strictly abide by the guidelines given above। इसको आप डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप चूज करेंगे, यस करेंगे, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। दूसरा जो मैंने अलग से जो मैंने आपका गूगल फॉर्म जो डाउनलोड किया है जिसमें सारे पेजेस हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी हम यहाँ पर स्पेशल नोट पे थे। पेज 2 जो सेक्शन 2 ऑफ 4 है वो उसमें लिखा है प्लीज गिव करेक्ट डिटेल्स सो एज टू अवॉइड लेटर इनकन्वीनियंस। लर्नर डिटेल में करेक्ट डिटेल आप फिल करें, मोबाइल नंबर फिल करें और उसके बाद जो है नेम ऑफ द लर्नर, जो इग्नू के रिकॉर्ड में जो नाम है वो आप फिल करेंगे। उसमें ज़रा भी इधर उधर आपको नहीं करना है, जो रिकॉर्ड में नाम है बिल्कुल वैसे ही आपको फिल करना है। रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर जो है वो भी उसका भी आप ध्यान में रखें कि जो इनरोलमेंट नंबर इग्नू की तरफ से आपको मिला है वही फिल करना है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एडमिशन का कंट्रोल नंबर फिल कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे एक पॉइंट इस बार हमने ऐड किया है और ये पॉइंट है आर यू ए लर्नर ऑफ फाइनल ईयर और सेमेस्टर। यानी अगर आप फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है आपको इस बात की जल्दी होगी कि आपका रिज़ल्ट जो है जल्दी डिक्लेयर हो, आपकी मार्कशीट आपके हाथों में जल्दी हो और आपकी डिग्री जल्दी आपको मिल जाए। तो हमारी ये कोशिश होगी, क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर और सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपको आपका रिज़ल्ट टाइम से दे पाएँ। और वैसे तो हम सभी के लिए कोशिश करते हैं कि टाइमली रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन प्रायोरिटी पे हम रखेंगे उन स्टूडेंट्स को जिनका फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर है। या उसके बाद आपका एलएससी कोड है। एलएससी कोड जो हमारे जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं, एलएससी कोड का मतलब है लर्नर स्टडी सेंटर। तो जितने भी हमारे स्टडी सेंटर्स हैं रीजनल सेंटर दिल्ली 3 के अंदर वो यहाँ पे मेंशन है, उनको आप जो भी आपका स्टडी सेंटर है वो आप फिल करेंगे। बीच बीच में हम आपको एहतियात करने की का इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से गाइडलाइन को नहीं पढ़ा है तो हम आपको मुहतात करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि कृपया अपनी ठोक डिटेल्स ध्यान तथा धैर्य से चेक कर लें। जो भी चीज़ें आप फिल कर रहे हैं आगे बढ़ने से पहले उसको एक बार फिर से देख लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। उसके बाद जो सेक्शन है सेक्शन 3 ऑफ 4 प्लीज गिव करेक्ट डिटेल्स टू अवॉइड लेटर इनकन्वीनियंस। बार बार हम आपको ये लिखते हैं कि अपनी डिटेल्स को करेक्टली लिखें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। सिलेक्ट टाइप ऑफ प्रोग्राम, प्लीज सिलेक्ट एनी वन। अब जो आपका प्रोग्राम है, अगर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम है आपका तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिप्लोमा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पीजी डिप्लोमा है तो यहाँ क्लिक करेंगे, बैचलर्स है, मास्टर्स हैं, जो भी प्रोग्राम है आपका उसके हिसाब से इसको आप कोई एक फिल करेंगे। उसके बाद जो है नेम ऑफ प्रोग्राम कोड प्लीज सिलेक्ट। प्रोग्राम कोड को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और जो आपका प्रोग्राम कोड है
जो आपके आई कार्ड में है वो वही आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जितने भी इग्नू में तकरीबन 300 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, तो ये सभी प्रोग्राम्स जो हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 3 में जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तकरीबन 150 ऐसे प्रोग्राम हैं जो इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 3 में चल रहे हैं, वो सभी प्रोग्राम यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है हमने। और हम आपको एक बार फिर से ये बता दें कि इग्नू का जो भी प्रोग्राम कोड है आप उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद जो है वो आपको जो है कोर्स कोड आएंगे, प्रोग्राम के बाद कोर्स कोड आएंगे। इसमें अभी थोड़ा सा ये स्लो है, इसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक कोर्स कोड भी दिखा दूँ। यहाँ पे आपको कोर्स कोड भी मिलेंगे सारे प्रोग्राम के बाद। ये देखिए, ये जितने भी हैं यहाँ पे ये सारे कोर्स कोड हैं, यानी हर एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट कोर्सेज होते हैं और डिफरेंट कोर्सेज के कोर्स कोड्स होते हैं। तो उन कोर्स कोड्स को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक, आपके जो रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं, आप रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर आपको जब आपने एडमिशन लिया उस टाइम भी आपने सेलेक्ट किया होगा, और उसके अलावा आप इग्नू की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन डिटेल यानी स्टूडेंट जोन के अंदर रजिस्ट्रेशन डिटेल का लिंक होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके कौन से कोर्सेज कब रजिस्टर्ड कितने हुए हैं। तो उन कोर्सेज को ही फिल करना है आपको। आगे बढ़ने से पहले कृपया अपनी उपरोक्त डिटेल्स ध्यान तथा धैर्य से चेक कर लें। ये बार बार हम आपको बताते हैं कि अगर आपने ध्यान से नहीं देखा और कोई चीज़ रहेगी फिर आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्लीज़ चेक योर PDF फाइल बिफोर सबमिशन, चेक कोर्स कोड विद द PDF यू आर अपलोडिंग। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, प्लीज़ डू नॉट अपलोड योर PDF फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव से अगर आप करते हैं तो आप नहीं होगा, अपलोड इट फ्रॉम योर हार्ड डिस्क डिवाइस, यानी आप अपने डिवाइस के अंदर, अगर आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, जो भी है, आप डिवाइस के अंदर उसको पहले लाएंगे, फिर वहाँ से आप अपलोड करेंगे। ड्रैग फाइल यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं, और सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, यहाँ पे जब सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे फिर आप अपने कंप्यूटर से जहाँ भी आपने सेव कर रखा है वहाँ से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और फिर से एक बार बता दूँ कि आपको 1 by 1 आपको सिलेक्ट करना है, यानी एक कोर्स कोड के लिए एक बार फिल करना है, फिर दूसरे कोर्स कोड के लिए दूसरी बार फिल करना है, तीसरे कोर्स कोड के लिए तीसरी बार फिल करना है। ये यहाँ पे आपको कृपया एक बार में एक ही असाइनमेंट अपलोड करें। दूसरी असाइनमेंट के लिए ये गूगल फॉर्म फिर से पूरा भर के दूसरी असाइनमेंट अपलोड करें इन PDF फॉर्मेट ओनली। फाइल साइज शुड बी लेस देन 10 MB। फाइल साइज का आप ध्यान जरूर रखें, 10 MB से कम होना चाहिए। और फाइल नेम जो मैंने बताया पहले आपको, फाइल नेम उसी तरह से आपको रखना है। अगर असाइनमेंट अपलोड करने में दिक्कत आ रही है तो कृपया PDF फाइल का साइज चेक करें तथा एक बार में एक ही असाइनमेंट अपलोड करें। दूसरे असाइनमेंट के लिए गूगल फॉर्म फिर से पूरा भर के दूसरे असाइनमेंट अपलोड करें। बार बार इंस्ट्रक्शन आपको दिया जा रहा है कि एक बार में एक ही असाइनमेंट अपलोड होता है। कई बार हमारे पास लर्नर्स का मेल आता है कि असाइनमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी तरह की कुछ गलतियाँ ऐसी स्टूडेंट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से असाइनमेंट अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप सारी गाइडलाइंस को पहले पढ़ लेंगे और उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अगर असाइनमेंट्स आप अपलोड करेंगे तो बिल्कुल आपका असाइनमेंट आसानी के साथ अपलोड हो सकता है। यहाँ पे आप फिल करेंगे एस आई हैव नॉट सबमिटेड दिस असाइनमेंट एनीवेयर एल्स, यानी आपको ये डिक्लेरेशन देना है कि आपने ये असाइनमेंट कहीं और सबमिट नहीं किया है। या मैं आपको जो स्पेशल नोट्स हैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और एक डिक्लेरेशन यहाँ पे ये है कि आई शैल सबमिट द ओरिजिनल कॉपी ऑफ दिस स्कैन अपलोडेड असाइनमेंट एज एंड व्हेन द रीजनल सेंटर विल डिमांड इट। जब भी रीजनल सेंटर डिमांड करेगा तो उसका आपको यहाँ पे ये डिक्लेरेशन देना है कि आई शैल सबमिट द ओरिजिनल ऑफ दिस स्कैन अपलोडेड असाइनमेंट एंड डिमांडेड। और लास्ट में एक डिक्लेरेशन देना है आपको कि आई हैव क्रॉस चेक्ड ऑल द डिटेल्स
filled in by me and the PDF assignment uploaded by me. For any mistake I shall only be responsible. किसी भी गलती के लिए मैं ही जिम्मेदार रहूंगी. I understand that once submitted there shall be no change in my submitted details by any means. My all details filled in दिस गूगल फॉर्म आर करेक्ट. ये डिक्लेरेशन आपको देना है कि आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं. और उसके बाद लास्ट में यस पे आप क्लिक करेंगे. आई कन्फर्म दैट माई ऑल डिटेल्स आर करेक्ट. उसके बाद फिर आप गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं. तो अगर आपने इन सारी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा है तो यकीनन आप जो है, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपके असाइनमेंट आसानी के साथ अपलोड हो जाएंगे. और मैं आपको बता दूं कि अभी कल शाम को हमने ये गूगल फॉर्म अपलोड किया और आज तक जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज वो आ गए हैं, वो 312 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं. यानी 312 असाइनमेंट्स सबमिट हो चुके हैं. तो इससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमारे लर्नर्स जो हैं लगातार असाइनमेंट्स सबमिट कर रहे हैं. तो सर इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ लाइव सवालात हैं स्टूडेंट्स के जी, उनको मैं फेसबुक लाइव से लेता हूं. हाँ जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल. और मैं आगे बढ़ने से पहले अपने सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, शायद हमारे कुछ विद्यार्थियों ने नोटिस भी किया होगा, जब डॉक्टर फैसल ने आपको ये गूगल फॉर्म दिखाना शुरू किया तो ये बिल्कुल एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था. और आपने अगर नोट किया हो, जब डॉक्टर फैसल ने गूगल फॉर्म ओपन किया था, आई थिंक उस समय पर 307 रेस्पॉन्सेस दिखाई दे रहा था. मतलब 307 असाइनमेंट्स स्टार्टिंग में अपलोड हो चुकी थी. लेकिन जब अभी आधे घंटे 40 मिनट जब तक डॉक्टर फैसल की प्रेजेंटेशन चली, वो संख्या 307 रेस्पॉन्सेस से बढ़कर 312 रेस्पॉन्सेस हो गई थी. मतलब उनकी प्रेजेंटेशन के दौरान, डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान भी विद्यार्थी अपनी असाइनमेंट्स को बराबर बीच बीच में अपलोड करते चले जा रहे थे. तो ये अपने आप में एक बहुत ही छोटा सा प्रूफ है कि हमारा ये जो गूगल फॉर्म लिंक है ये वर्क कर रहा है. कई बार पीडीएफ साइज के कारण या किसी सर्वर एरर के कारण कई बार विद्यार्थियों की जब असाइनमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम्स आती हैं तो विद्यार्थियों को लगता है कि गूगल फॉर्म काम नहीं कर रहा है. तो ये गूगल फॉर्म का इशू नहीं होता है. कई बार विद्यार्थियों के एंड पर आपकी तरफ जो है कई बार कोई ना कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है, पीडीएफ साइज की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन हम जब हमारे पास कोई इस तरीके का ईमेल आता है तो जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास तो कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स हमारे पास रिसीव हो रही होती हैं. तो ये प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आप अपने ही एंड पर चेक करिएगा कि आपके वहाँ पर चीज़ें दुरुस्त हैं या नहीं. दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि कई बार वो अपने दोस्तों को अपनी असाइनमेंट्स दे देते हैं कि भाई स्कैन करके अपलोड कर देना, और उनके दोस्त कई बार गलती में वो सारी की सारी 2 या 3 असाइनमेंट्स एक ही पीडीएफ में बनाकर अपलोड कर देते हैं. तो उसके कारण भी कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे केसेस में आपकी सिर्फ एक ही असाइनमेंट इवेल्युएट हो पाएगी. अगर उसी सेम पीडीएफ में कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 भी थे तो वो छूट जाएंगे. और इसके पीछे एक साधारण जस्टिफिकेशन ये है कि हमें कोर्स वाइज जो है ना असाइनमेंट्स इवेल्युएटर्स को इवेल्युएट करने के लिए सेंड करनी पड़ती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं, हैंड ओवर करनी पड़ती हैं. तो अगर एक कोर्स की पीडीएफ एक ही कोर्स उसके अंदर है तो आपके चारों अलग अलग पीडीएफ 4 अलग अलग इवेल्युएटर्स के पास आराम से चले जाएंगे. लेकिन अगर आपके एक ही पीडीएफ में चारों कोर्स अगर आपने डालकर अपलोड कर दिए तो आपकी एक पीडीएफ एक ही इवेल्युएटर के पास जाएगी और वो सिर्फ और सिर्फ अपने अलॉटेड कोर्स को ही इवेल्युएट करेंगे, बाकी वो छोड़ देंगे. तो इस तरीके से आप विद्यार्थियों को ये इंस्ट्रक्शंस इसीलिए बार बार हमने रिपीट किया है कि आपको एक पीडीएफ में एक ही कोर्स को कवर करना है. अगर आपने एक ही पीडीएफ में 2 या 3 या 4
कोर्सेस अगर आपने इंक्लूड कर दिए तो उससे आपको पूरे के पूरे एक सेशन का लॉस हो सकता है, क्योंकि एक बारी में आपका एक ही पीडीएफ में से एक कोर्स इवेल्युएट हो जाएगा, बाकी मिस हो जाएंगे और फिर आपको अगले सेशन में हो सकता है दोबारा फिर से अपना असाइनमेंट अपलोड करना पड़ जाए। तो प्लीज आप इस चीज को पूरी गंभीरता से समझिएगा और इसको फॉलो करिएगा। जी डॉक्टर साहब प्लीज। सर, रजनी एस अरोरा पूछ रही हैं कि एक कोर्स में 5 टॉपिक्स हैं तो 5 बार गूगल फॉर्म भरेंगे? नहीं, देखिए बच्चों, एक कोर्स का मतलब एक कोर्स। अब उस एक कोर्स के क्वेश्चन पेपर में हो सकता है आपको 5 छोटे छोटे अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हों। सेक्शन फर्स्ट में हो सकता है आपको 3 सवाल दिए गए हों जिनमें से आपको कोई एक करना हो। फिर हो सकता है सेक्शन 2, सेकंड सेक्शन, बी सेक्शन, उसमें भी हो सकता है आपको 3 सवाल दिए गए हों जिनमें से कोई आपको एक करना हो। तो इस प्रकार से आपको सेक्शन वाइज आपको अलग अलग पीडीएफ नहीं बनाने हैं, आपको तो अपना बस एक कोर्स उठाना है और उस कोर्स के क्वेश्चन पेपर में, और ये तो एक साधारण प्रक्रिया है। आप +2 कम से कम भी हमारी यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी हैं, हम मानकर चल रहे हैं कम से कम तो आप +2 पास हैं, जो ग्रेजुएशन में इस समय हमारे विद्यार्थी हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएशन में विद्यार्थी हैं, आप कम से कम तो ग्रेजुएट तो ऑलरेडी हैं ही हैं। तो आज तक आप जितने भी एग्जाम्स देते चले आए हैं, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पेपर इसी तरीके का आया होगा जिसमें अलग अलग सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में 2-2, 3-3 सवाल, 4-4 सवाल होंगे और आपको उनमें ऑप्शंस दिए गए होंगे कि 3 में से कोई 2 सवाल करो, 5 में से कोई 3 सवाल करो। लेकिन वो पेपर तो एक ही काउंट होता है ना, वो तो क्वेश्चन पेपर तो वो एक ही काउंट होता है ना। तो आप अपने उस कोर्स को एक कोर्स मानकर चलिए जब तक आपका वो सेम कोर्स कोड है। आपका कोर्स कोड बदलने का मतलब ये है कि अब आपको दूसरा पीडीएफ बनाना है। उसी सेम कोर्स कोड में एक पीडीएफ में एक ही आपका कोर्स रहेगा, उसमें जब तक आपका कोर्स कोड बदलता नहीं है आपको पीडीएफ नहीं बदलना है। जी डॉक्टर साहब प्लीज। अग्निवेल राठी पूछ रहे हैं कि सर BPYC 101 और BPYC 102 के दोनों सब्जेक्ट्स के लेटेस्ट असाइनमेंट क्वेश्चंस पेपर किसी भी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। ना ओल्ड पे और ना न्यू पोर्टल पे। इसके लिए आप इन दोनों सब्जेक्ट्स के 30 दिसंबर 25 के असाइनमेंट ओपन करते हैं तो उनके अंदर 2024 वाले असाइनमेंट ओपन हो रहे हैं। इसके लिए आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए और एक बार हम खुद पोर्टल पर आपने जो कोर्स लिखे हैं इनको हम एक बार चेक कर लेंगे और उसके बाद फिर हम अपने ऐसे जिनके पास ये वाले कोर्स हैं ऐसे विद्यार्थियों को एक कॉमन ईमेल डालकर फिर आपको हम सूचित कर देंगे। और इस केस में हम स्टूडेंट्स को एडवाइस करेंगे कि अगर उनको नहीं मिल रहा है तो प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ही जो कि असाइनमेंट क्वेश्चंस को रेडी करवाते हैं और वही अपलोड कराते हैं, तो वो डायरेक्टली आपको बेहतर बता सकते हैं इस बारे में। जी, तरीका हमारा भी वही रहेगा डियर लर्नर्स। अगर किसी पर्टिकुलर कोर्स कोड के अगर हमें असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर खुद हमें भी वेबसाइट पर नहीं मिले तो हमें भी आपके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को ही लिखना पड़ेगा। तो ये काम आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्राम के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को डायरेक्ट ईमेल भी डाल सकते हैं कि आपके उस प्रोग्राम के इन पर्टिकुलर कोर्सेज के असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं थे, तो वो आपको अरेंज करवा देंगे, आपको रिप्लाई कर देंगे। कुसुम जायसवाल भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछ रही हैं। वो कह रही हैं कि आई कांट बी एबल टू सी द न्यू असाइनमेंट फॉर डी रजिस्ट्रेशन 3rd ईयर फॉर जनवरी 2025। द 5th सेमेस्टर असाइनमेंट ओनली वैलिड फॉर 31 जून 2025 ओनली, so we have to wait for new assignments of 2025 or we have to do that assignment of 2024-25 only? Please tell me. जी, तो हमारा उत्तर आपके लिए भी यही रहेगा कि अगर आपको अपने पर्टिकुलर किसी कोर्स के अगर असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल रहे हैं वेबसाइट पर, तो आप अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को अपनी डिटेल्स के साथ एक ईमेल डाल दें, वो आपको अरेंज करवा देंगे। विकास आर्या जी पूछ रहे हैं सर, जनवरी 2025 साइकिल के लिए कौन सा असाइनमेंट सबमिट करना है, 5th और 6th सेमेस्टर का, सेशन 2024-25 का या असाइनमेंट और सेशन
2025-26 का असाइनमेंट। तो इस तरह के कंफ्यूजन वाले जो सवालात हैं स्टूडेंट के, कौन सा असाइनमेंट सबमिट करना है, लेटेस्ट वाला जी, तो ये तो लेटेस्ट वाला हम कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं स्टूडेंट से कि आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस पे भी तो मेंशन होता है हाँ बिल्कुल कि कौन से सेशन के लिए है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है एक ही असाइनमेंट क्वेश्चन 2 साल के लिए होता है या जी 2 सेशन के लिए होता है, जी तो वो ये ज़रूर देख लें कि किन किन सेशन के लिए वैलिड है, वो बिल्कुल ईयर्स के लिए वैलिड है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है, इसके बावजूद लेटेस्ट वाला नहीं मिलता है आपको, आपके प्रोग्राम का नहीं है, तो फिर आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को भेज सकते हैं अपना ईमेल, हमें भी अपना ईमेल भेज सकते हैं आप, हम फिर आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से इस बारे में कॉन्टेक्ट करेंगे। एक हमारे लर्नर ये लिखते हैं कि हमें ये नहीं पता कि सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, तो मेरे ख्याल से हम लोग सिनॉप्सिस पे अलग से एक गूगल मीट कर सकते हैं जी सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट किस तरह से तैयार किया जाए, जी जिसमें हम एक अलग से गूगल मीट कर सकते हैं। जी तो ये थे हमारे कुछ सवाल। इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लर्नर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल वे में गाइड किया। और इसके बाद अगर आप कुछ और कहना चाहें, कुछ और जोड़ना चाहें। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं अपने डियर लर्नर से सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमने बहुत इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत जुडिशियसली, हमने बहुत सोच विचार करके ये गाइडलाइंस और गूगल फॉर्म तैयार किया है अपने पुराने बहुत सारे सालों के अनुभवों के आधार पर। तो हमने जिन जिन छोटे छोटे बिंदुओं पर भी ये पाया कि विद्यार्थियों को इन बिंदुओं पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, या रीजनल सेंटर को इन बिंदुओं पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, या स्टडी सेंटर पर, तो हमने उन सारे के सारे बिंदुओं के मद्देनजर हमने ये गाइडलाइंस और ये गूगल फॉर्म तैयार किया है। तो ये इसकी सफलता केवल तभी है जब हमारे विद्यार्थी एक एक शब्द को बहुत सावधानी से पढ़कर, गहराई से पढ़कर, समझकर इस गूगल फॉर्म को भरेंगे और अपनी असाइनमेंट को बहुत समझदारी के साथ, संतोष के साथ, धैर्य के साथ वो अपलोड करेंगे, तो ही हमारी सफलता है। अगर विद्यार्थी जल्दबाजी में अगर कोई गलती कर बैठे तो ऐसे विद्यार्थियों को 6 महीने का नुकसान उठाना पड़ता है। तो उस 6 महीने के नुकसान से बचा जा सकता है। आप अपलोड करने से पहले ही 6 मिनट लगा लीजिए और एक एक गाइडलाइन को, एक एक सावधानी को पूरी सावधानी के साथ पढ़कर, बरतते हुए सावधानी से आप अपने असाइनमेंट को अपलोड करिए। अगर क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो कोर्स कोड लिखा हुआ है, आपके असाइनमेंट के ऊपर भी वही कोर्स कोड लिखा हुआ होना चाहिए। और गूगल फॉर्म भरते वक्त जब आप कोर्स को ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी सेम कोर्स कोड होना चाहिए। अगर कहीं पर भी मिसमैच हो गया तो इसका मतलब आपके 6 महीने गए, आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो पूरी सावधानी के साथ आप पीडीएफ बनाइए और पूरी सावधानी के साथ आप गूगल फॉर्म में प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड को सिलेक्ट करिए, चूज करिए। मेरे कुलीग डॉक्टर फैसल ने भी अपने प्रेजेंटेशन के दौरान इस चीज पर बहुत जोर दिया था। और एक और चीज देखिए, अगर हमारे विद्यार्थियों ने नोट किया हो तो हमने हर कदम पर लास्ट में विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट किया है, आगे बढ़ने से पहले एक बार प्लीज आप अपनी पुरानी डिटेल्स चेक कर लें। आपने इस गूगल फॉर्म में जो जो डिटेल आपने भरी हैं, जब आप उस पेज के नीचे एंड में पहुंचते हैं, वहां पर एक इमेज में अगेन आपको सावधान किया गया है, आगे बढ़ने से पहले धैर्यपूर्वक, विद फुल पेशेंस, केयरफुली अपनी डिटेल्स को चेक कर लीजिए। अगर आपने वहां पर जल्दबाजी कर दी और आपको लगा भाई मैंने तो ठीक भरा है, मेरे से तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर बाई चांस ना चाहते हुए भी अगर कोई प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड जल्दबाजी में अगर गलत टिक हो गया होगा, अगर गलत सिलेक्ट हो गया होगा, तो इसकी कॉस्ट है 6 महीने। और एक बार अगर उस असाइनमेंट की वैलिडिटी, अभी मेरे कुलीग डॉक्टर फैसल ने इस चीज को भी बोला कि आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी वैलिडिटी प्रिंटेड होती है।
और अगर आप नोट करिए, अगर गलती से गलत प्रोग्राम कोड, गलत कोर्स कोड अगर सिलेक्ट होने के कारण आपका 6 महीने निकल गया, और अगर उस समय तक आपकी पुराने वाले कोर्स की क्वेश्चन पेपर की अगर वैलिडिटी ही एक्सपायर हो गई होगी, तो फिर आपको नए वाला असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना पड़ जाएगा, तो उसमें आपको असुविधा हो सकती है। तो इन सारी असुविधाओं से बचा जा सकता है। डियर लर्नर्स, हम इसीलिए बार बार इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं इन सब बातों पर कि प्लीज 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा लगा लीजिए, लेकिन एक एक गाइडलाइन को पूरी गंभीरता से, पूरी केयरफुली पढ़ते हुए आगे बढ़िए। उससे आपसे कोई भी गलतियां नहीं होंगी और आप बहुत सक्सेसफुली अपना सही डिटेल्स भर पाएंगे और सही पीडीएफ अपलोड कर पाएंगे, और आपकी असाइनमेंट इवेलुएट करवाने में हमें भी और इवेलुएटर्स को भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो डॉक्टर साहब, आपने पूरी विस्तार से गूगल फॉर्म को एक्सप्लेन किया है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी विद्यार्थियों को आपकी इस प्रेजेंटेशन से भी बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। अब हम अपनी मीटिंग को यहीं पर खत्म करते हैं, ये इस आशा के साथ, उम्मीद के साथ कि हमारे सभी लर्नर्स ने हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ही ध्यानपूर्वक गौर से सुना होगा, और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों पर ज़रूर अमल करेंगे और अपनी जो अपने करियर में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ एक बार फिर आपका शुक्रिया, और सभी हमारे लर्नर्स का भी जिन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, और आपके लिए भी मेरे तरफ से मेरे बहुत बहुत हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर, ये बहुत ही जरूरी कार्यक्रम था, और जो विद्यार्थी हमारे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे थे या फिर जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, हमारे ये विद्यार्थी भी इस चीज़ को जरूर महसूस करेंगे कि विद्यार्थियों को ये गाइडलाइंस इतनी विस्तार से समझाना हमारे लिए कितना ज़रूरी था, क्योंकि एक छोटी सी भूल चूक से हमारे विद्यार्थियों का बहुत कीमती समय नष्ट हो सकता था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थियों को हमारी इस प्रेजेंटेशन से बहुत लाभ मिलेगा, और आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया डॉक्टर फैसल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे कुलीग मिस्टर अरुण, जिन्होंने इस प्रोग्राम को लाइव फेसबुक लाइव पर हमारे विद्यार्थियों के लिए अरेंज किया, और अभी इसकी वो रिकॉर्डिंग बाद में हमारा जो आरसी का यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड करेंगे। तो मिस्टर अरुण को भी उनके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू।